हेलो दोस्तों। वेलकम टू एग्जाम लक। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप आज संडे है तो मैं संडे के अकॉर्डिंग रोजगार विद अंकित का यानी RWA का जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का फ्री मॉक टेस्ट लेकर आ गया हूं आपके लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आपका 300 मार्क्स का यूपी कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट है वो आपके सामने है। इसमें आपको एक प्रश्न के 2 नंबर मिलते हैं, तो इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के 0.5 नकारात्मक अंकन भी किया गया है। तो आप लोग सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करना। प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको दूंगा यहाँ पर जो है आपके सामने घड़ी भी चल रही है। 5 बजकर 8 मिनट और 7 सेकंड हो रहा है। लगभग मैं ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको ये लाइव क्लास नहीं है बट ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो बताइएगा, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को 30 सेकंड में 35 सेकंड में आप कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, ये है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। पहला प्रश्न आपसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, देख लीजिए। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो मैं इसको आपको आपके सामने इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने लगा देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और लगा दिया है। आप लोग बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। आपकी स्क्रीन पर कह रहा है क्वेश्चन की 7 धनात्मक प्रेक्षण लिए गए हैं, जिसमें प्रथम 4 प्रेक्षणों का औसत 11 है तथा अंतिम 4 प्रेक्षणों का औसत 8 है। यदि इन सातों प्रेक्षणों का औसत 9 है तो चौथा प्रेक्षण क्या होगा? जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करके जवाब दें। आपको मिलते हैं 30 सेकंड और आपका समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी से जवाब बताएं भाई, जल्दी से जवाब बताएं आप लोग। चलिए, आपका समय जो है वो अप होने वाला है और समय अप हो गया। चलिए, इस प्रश्न का जवाब कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं। मैं इस प्रश्न का जवाब बता देता हूँ। इसमें कहा गया 7 धनात्मक प्रेक्षण के लिए किया लिए गए हैं। प्रथम 4 प्रेक्षणों का औसत 11 है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने इन सातों परीक्षणों का औसत 9 है, तो 7 × 9 करेंगे तो 9 सतह आपके पास क्या आ जाएगा? 9 सतह आपके पास 63 आ जाएगा। ठीक है। 7 धनात्मक परीक्षणों में 4 प्रथम का 11 है तो 11 तक 44 हो जाएगा। इसके बाद अंतिम 4 परीक्षणों का औसत कितना है? 8 है, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ 4 2 6 और 4 3 7, 76 आ जाएगा। 76 में से आपको 63 माइनस कर देना है। तिरसठ तिरसठ जो है अगर माइनस करते हैं आपके तो यहाँ पर उत्तर आएगा, यहाँ 3, 7 में से 6 गया 1, यानी 13 इसका प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। 13 इस प्रश्न का सही जवाब आएगा। चलिए हम देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, 13। ठीक है, 13 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? आपके आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका सवाल। जल्दी से आप लोग इसको भी बताइए। आपको मिलता है इसके लिए 30 सेकंड। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलिए, इस प्रश्न का जवाब हम बताते हैं आपको। उसने कहा 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। यानी भाई, अगर 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और 8 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है, ठीक है, 8 दिन में, और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। क्लियर? यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वो दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा कर देंगे? ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए।
तो एक कार्य को अगर ए पूरा कर देता है, चलिए हम इसको बताते हैं। अगर एक कार्य को ए जो है वो पूरा कर देता है 8 दिनों में, और बी उसी कार्य को पूरा कर देता है 10 दिनों में। अगर कार्य यहाँ पर हमने मान लिया 40 है, तो 8×5 = 40 हो गया, इसके बाद 10×4 = 40 हो गया। अगर वो इस 5 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो अगर 5 स्पीड से वो 5 दिन तक करेगा तो 25 कार्य करेगा। और 4 की स्पीड से कोई अगर 6 घंटे कार्य करेगा तो 24 कार्य करेगा। ठीक है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार अगर हम 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और 8 दिन में एक किसी कार्य का आठ दिन में पूरा कर देता है, ये 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, तो यानी कार्य कितना रहा होगा 40, तभी 8 दिन में कर रहा है, तभी तो 8 दिन में कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है 5 है। और अगर कार्य रहा होगा, अगर वो कह रहा है कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके भी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, भैया 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है और 10 दिन में करता है, यानी उसके अकॉर्डिंग कार्य कितना रहा होगा 60, है ना। तो 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा वो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन इसकी स्पीड क्या रही होगी भाई। इसकी स्पीड अगर 40 कार को 6 की स्पीड से कराएंगे तो यहाँ 9 की स्पीड आ रही है, 9 की स्पीड से अगर उसको 8 दिन कराएं तो 9×8 = 72 कार्य को करेंगे, वो 72 कार्य को करेंगे। ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे उसी कार्य को, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि अगर उसी कार्य को करना हो तो कितने दिन लगेंगे। ये आपके ऑप्शन है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो कैसे करेंगे आप लोग, मैंने थोड़ा सा हिंस दिया है और आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर ए जो है 8 दिन में 5 घंटे कार्य करता है, तो भाई ए करेगा कितना, आपको ये पता होना चाहिए। तो ए करेगा कितना, मैं इधर थोड़ा सा साइड करके क्वेश्चन को बताता हूँ कि अगर हम ए की बात करें तो अगर वो 5 दिन प्रतिदिन 5 दिन कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है और प्रतिदिन कितना कार्य कर रहा है वो पता होना चाहिए आपको। तो आपके हिसाब से क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तथा जो बी है वो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई अगर जो ए है तो वो कर रहा है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब है ए का जो होगा वो 40 होगा, और बी जो है वो अगर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में पूरा करता है, तो भैया ए का कितना, बी का कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर इसका 40 इसका 60 हो गया। तो यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं इसको करने की, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा दोस्तों। 40 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और 60 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। दोनों की फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 5। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो 120 कार्य को अगर 5 की स्पीड से किया जाता तो भाई ये जो है 24 दिन में हो जाता। लेकिन वो अगर 8 दिन में इसे पूरा करना, 8 दिन में इसे कंप्लीट करना चाहे, 8 दिन काम करें, तो दोनों को मिलकर कितने दिन काम करना पड़ेगा, 8 × 24 मतलब 3 दिन कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, और शायद अगला प्रश्न इधर की ओर है तो हम इधर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, ऊपर ही है इसका प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन ये रहा अंग्रेजी में, और हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। ये प्रश्न रहा हिंदी में, ये रहा हिंदी में इसका प्रश्न। आप लोग देखिए, पढ़िएगा। आप इसको थोड़ा सा आप जूम नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर दिखेगा नहीं, मतलब समस्या आ जाएगी। ये रहा आपका सवाल। ए कामा बी और सी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000 तथा 60,000 निवेश करते हैं। वे क्रमशः 5, 4, 3 महीने तक व्यापार में रहे। कुल लाभ का लगभग कितने प्रतिशत भाग सी को प्राप्त हुआ। जल्दी से इसका सही जवाब बताएं, जल्दी से इसका सही जवाब बताएं भाई। आपको इसको 30 सेकंड मिलेंगे करने के लिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि आप लोग ट्राई करिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको आएगा नहीं, आप लोग ट्राई करिए।
बिल्कुल ट्राई करिए, हम आपको बताएंगे इसे। ट्राई फिर भी करते रहिए आप, ठीक है। चलिए अब इसे हम बताने की कोई कष्ट कर बताते हैं इसे कैसे होगा। देखिए ए जो है, ए बी सी का जो व्यापार में राशि लगाई गई है, ए बी एंड सी, तो देखिए इसमें से जो है 4 जीरो 3 जीरो तो बराबर दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 जीरो तो सबसे हटा ही दीजिए आप, पहले ही 3 जीरो हटा दीजिए। मान लो इसने 40 लगाया, इसने 45 लगाया, इसने 60 लगाया, ये लो, ये पूंजी की राशि हो गई, निवेश कर रहे हैं। वे 3 महीने तक व्यापार में रहे भैया। पहला जो है, और कुल लाभ कितने प्रतिशत सी को प्राप्त हुआ भाई। ये 5 महीना रहा व्यापार में, ये 4 महीना रहा व्यापार में, ये 3 महीना रहा व्यापार में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये लो, तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका अगर हम काटते हैं इसे, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 8 40, 5 9 45, 5 से 15 बार में, है ना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 8 5 40 हो गया ए का, 9 चौक 36 हो गया बी का, 15 3 45 हो गया सी का। ठीक है, अब ये तो कटेगा नहीं। अब उसने कहा है कि कुल लाभ का कितने प्रतिशत सी को मिला, तो कुल लाभ यानी 5 6 5 11 की 1, 4 3 7, 7 4 11 और 1 12, 121 टोटल लाभ हुआ है। तो सी को मिला कितना है, 45। चलिए हम देख लेते हैं कि 45 मिला है अगर किसको, सी को, और 121 से परसेंटेज के लिए 100। इसको सॉल्व करते हैं। 121 तो कटेगा नहीं लगभग, फिर भी चेक करते हैं क्या आएगा। ठीक है, और 121 तो कट नहीं रहा है, कोई समस्या आ रही है, कहीं दिक्कत हो गई क्या। चलिए देख लेते हैं कि वर्ष, भाई एक वर्ष में लाभ है कि इसका तो महीना भी नहीं दिया उसने। यार इसका जो है आंसर नहीं मैच कर रहा। चलिए एक बार मैं इसको फिर से देख लेता हूँ यार, कुछ दिक्कत हो गई होगी। एक बार इसे चेक कर लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग घबराइए नहीं, आंसर आएगा। आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, आंसर आएगा। कुछ मिस्टेक कर दिया होगा हम लोगों ने, चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक होगी हम लोगों से। तो देखिएगा, पहले तो मैंने यहाँ बताया कि आपको पहले से 3 जीरो हटा ही देना है। यहाँ 1 2 3 ये हट गया, 1 2 और ये 3 हट गया, ये 3 हटाइए। तो ए ने लगाया था 40, वो तो आपको पता ही है। कितने महीने तक लगाया, 5 महीने तक। बी ने लगाया था 45, कितने महीने तक लगाया। बी ने कितने महीने तक लगाया दोस्तों, बी ने लगाया आपका 4 महीने तक। इसके बाद सी ने लगाया था इसमें कितना, 60, कितने महीने तक लगाया, 3 महीने तक, 3 महीने तक। क्लियर। अब इसे हम देखिए डिवाइड करेंगे तो किससे आएगा, 5 से, 5 8 40, 5 9 45, 5 से 15 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कट जाएगा क्या ये, और चेक कर लेते हैं। तो नहीं कटता तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका गुणा करते हैं, 8 5 40 होता है, यहाँ पर 9 चौक 36 होता है, और यहाँ पर 15 3 45 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सी को कितना लाभ मिला है। तो टोटल लाभ में से सी को यानी कुल लाभ का लगभग कितने प्रतिशत आपको मिला। तो इसको हम डिवाइड तो नहीं कर सकते क्या, समस्याएं तो यहीं आ रही हैं ये कि ये कट नहीं रहा यार, है ना। 4 से तो ये इधर कटेगा नहीं, दिक्कत तो ये खड़ी कर देगा, है ना। 4 से तो कट नहीं रहा। चलो जो भी आएगा देख लेंगे हम लोग। तो
4 3 7 4 11 6 5 11 12 121 ही आ रहा है दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा। 45 में 121 का भाग कर लीजिएगा गुणे में 100 करके, लगभग में आएगा दशमलव में, जो भी एग्जैक्ट आंसर होगा उसी को आप रख देना, ठीक है। लगभग ये मान लो 450 में 21 से 3 बार लगभग जाएगा, लगभग 3 बार, लगभग इसका आंसर 32% आएगा, आप चेक कर लेना। 32 पॉइंट कुछ आएगा तो 32% ही आंसर आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कैलकुलेशन से कर लेना, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये आपका रहा चौथा सवाल, स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथा सवाल आपका स्क्रीन पर ये है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये लीजिए, जूम कर दिया, थोड़ा सा और हल्का इधर कर देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप करिएगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 30% अधिक है। अगर इसको हमने 100 माना है तो ये हमारा 130 हो जाएगा, यानी रेशियो कितना बनेगा 10 और 13 का, 13 और 10 का। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी 3 कम है। किससे कम है, 13 से, परसेंटेज के लिए 100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 300 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे 13 आ जाएगा। 300/13 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में है 300/13? ये देखिए ऑप्शन सी में साफ साफ दिखाई दे रहा है 300/13 है। क्लियर है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये यूपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट है, आप देख सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब आपका 5वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए। 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाले गेहूं और 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाले गेहूं को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया, किस अनुपात में मिलाया? अब इसी का आधा भाग इधर है शायद, दूसरे पेज में देखो लिखा हुआ है 15। पहले पढ़ लीजिए, मैं दूसरा पेज खोलने से पहले आपको इस पढ़वा देता हूँ कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाले गेहूं को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं वाले से आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए। दूसरे पेज में चलते हैं, दूसरा प्रश्न, ये दूसरा पेज ये है। मिलाया जाना चाहिए कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो आप पहले पेज में देख सकते हैं इस प्रश्न को। पहले पेज में प्रश्न में क्या आपको दिया गया है, ये देखो यहाँ से कि भाई ये वाला देखो 15 रुपये और 18 रुपये प्रति किलोग्राम से मिलाया जा रहा है, 15 रुपये और 18 रुपये। चलिए, तो 15 रुपये अगर 18 रुपये में मिलाया जा रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर 15 रुपये किलोग्राम के वाले गेहूँ 18 रुपये किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो भाई 24 रुपये जो आया है ये हमारा बीच में नहीं रख सकते, हमको क्रय मूल्य रखना है बीच में। तो इसको हम जो है 20% का लाभ आपको माइनस कर देना है। तो ऊपर आएगा 100, ध्यान से देखो, ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 120, 0 0 काट दीजिए, 12 दूनी 24, यानी 20 रुपये यहाँ पर रखना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। तो रेशियो क्या होना चाहिए, 2:5 का। ठीक है ना, 2:5 का होना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं दिख जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका ऑप्शन डी, 2:5। ठीक है, 2:5 आपको ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, 6वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये रहा आपका 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ये रहा आपका 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा अगर चाहें तो हम जूम कर सकते हैं। ये लीजिए, आपके लिए जूम हो गया है। आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। आपके लिए इस प्रश्न को हमने जूम कर दिया है, पूरी स्क्रीन पर आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से बताएं। एक केले में 2000 व्यक्तियों के सॉरी मैं केले बोल रहा हूँ, किले है ना। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और व्यक्ति आ जाते हैं, 15 दिन पश्चात और व्यक्ति आ जाते हैं तथा भोजन सामग्री 20 दिन चली। किले में कितने व्यक्ति आए थे, ये बताना है। अब ये बताइएगा कि 2000 व्यक्ति एक किले में है, 54 दिन के लिए भोजन पर्याप्त है, लेकिन 15 दिन बाद ये पता चलता है, यानी 54 दिन पर्याप्त भोजन है, लेकिन 2000 व्यक्तियों ने 15 दिन तक वो भोजन को यूज कर लिया है, 15 दिनों तक वो भोजन यूज कर लिया है। यानी 2000 जो व्यक्ति थे हमारे, 2000 जो व्यक्ति हैं हमारे, ध्यान से देखिएगा,
जो 2000 व्यक्ति हैं हमारे, उन्होंने क्या किया है, 2000 व्यक्तियों ने 15 दिनों तक भोजन को उन्होंने कर लिया यूज, 15 दिनों तक भोजन यूज कर लिया, ठीक है। तो अगर 15 दिन तक भोजन यूज कर लिया है और 54 दिन के लिए पर्याप्त था, तो 15 दिन इसे माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 5 चला जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा, और 4 में से जाएगा तो 3, यानी 39 दिन के लिए शेष भोजन, यानी अगर 2000 व्यक्ति भोजन करते रहते तो 39 दिन भोजन और चलता, यानी यही 2000 व्यक्ति जो है 39 दिन ये भोजन और कर लेते। समझ गए ना, इतना भोजन अभी बचा हुआ है। तो आगे क्या पूछ रहा है उस प्रश्न का, देखो उसने कहा कि 15 दिन पश्चात पता चलता है, 15 दिन तक तो भोजन कर लिए, कि और व्यक्ति आ जाते हैं, नहीं और व्यक्ति आ गए तो भोजन सामग्री 20 दिन ही चली, यानी जिसको चलना था भैया, जिसको मतलब चलना था, इतने भोजन है, इसको 20 व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे, खा पाएंगे, ये हमको कन्वर्ट कर देना है। देखो 0 से 0 कट गया, अगर 2 से काट दें तो 2 से हमारा कितनी बार में कटेगा, 2 से 10 बार में कटेगा, ठीक है ना। यानी कितना आ जाएगा आपके सामने प्रश्न का जवाब, जल्दी से बताइएगा। यही सामग्री जो चलने वाली थी 39 दिन, अब वही भोजन जो है 20 दिन चलेगा दोस्तों, 20 दिन चलेगा। समझ गए, यानी क्या मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखिए कि 15 दिन तक तो 2000 लोगों ने भोजन कर लिया, अब बचा कितना भोजन स्टॉक, अगर वही 2000 व्यक्ति करते रहते, वही 2000 व्यक्ति करते रहते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आ रहे हैं, मेरे पास कितना आ रहा है, जब इसको हमने 2 से काट दिया 0 0, तो 3900 आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है, 3900 आ रहा है ना। तो यही जो 3900 हमारा आंसर आ रहा है, इसमें व्यक्ति बढ़ गए हैं ना। 3900 व्यक्ति में 2000 व्यक्ति तो पहले से ही थे, इनको हटा दीजिए, तो यहाँ जब हटाएंगे तो हमारे पास 1900 व्यक्ति जो है वो एक्स्ट्रा आ गए हैं। समझ में आया कुछ, क्या समझे आप उसमें? समझे ये कि अगर एक किले में 2000 व्यक्ति हैं, 54 दिन के लिए भोजन चलता है, तो आपको क्या करना है कि उसने 15 दिन तक तो भोजन कर लिया ना, 15 दिन तक तो भोजन कर लिया ना उन्होंने, तो आपको 54 से 15 घटा देना है, यानी अब 39 दिन तक वही भोजन अगर वो 15 लोग करते रहते तो 39 दिनों तक और चलता। अगर आप 15 घटाएंगे 54 से, तो 39 का गुणा आपको क्या करना है, 39 का गुणा 2000 में करना है दोस्तों। जितना भी आ जाएगा उसको 20 से डिवाइड करना है, तो मैंने वही तो किया है। देखो 39 का गुणा 2000 से किया है, 20 से डिवाइड कर दिया, जितना आया कितना आया, 3900 आया। अब 2000 व्यक्ति तो पहले से ही थे, तो 2000 माइनस कर दिया, तो एक्स्ट्रा व्यक्ति कितने आए हमारे किले में, तो 1900 व्यक्ति एक्स्ट्रा आ गए हैं। यानी ऑप्शन आपका ध्यान से देख सकते हो, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए, ये रहा प्रश्न का लेवल, आप देख सकते हो यूपी कांस्टेबल का लेवल है। अगला 7वां प्रश्न, 20 प्रश्न आते हैं, आप आज 20 प्रश्न आपको दिखाएंगे हम कि किस लेवल का प्रश्न आता है। ये रहा आपका 7वां प्रश्न, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही आसान है, अगर वृत्त का व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालने की तो बहुत ही कोई आवश्यक वो नहीं है नीट की, मान लो आपको बहुत कठिन लगेगा। तो अगर वृत्त का व्यास दिया तो भैया रेडियस तो आपको पता हो जाएगी, इसकी आधी 14 हो जाएगी। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल तो भैया वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान तो 22/7 रख दिया हमने, रेडियस हमने यहाँ पर 14 रख दी, गुणे में 2 बार क्योंकि आर स्क्वायर होता है, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14 हो गया। अब 14 दूनी 28 गुणे 28 गुणे 22 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 28 गुणे आपका 22 हो गया, और 2 अट्ठे 16 की 6, 2 दूनी 4 1 5, इस प्रकार यहाँ भी होगा 56। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो 6 6 5 11 5 1 6, 616 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 7वां हो चुका है, अब इधर आते हैं 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा आपका 8वां प्रश्न, जल्दी से बताएं। ये रहा आपका 8वां प्रश्न, निम्न संख्याओं में से कौन सी एक अविभाज्य संख्या नहीं है। अविभाज्य संख्या नहीं है मतलब, अविभाज्य का मतलब जानते हैं, जो नहीं कटती है। चलिए बताइए, 731 अविभाज्य है।
बताइए कौन सा नहीं है। जल्दी बताएं। देखिएगा, ये 11 से कट रही है दोस्तों, आप इसको चेक कर सकते हैं। 11 से कट रही है, 7 3 10 11, 11 से कट रही है। आप चाहे चेक कर लीजिए भाई, अगर चाहें तो एक बार चेक करते हैं कि किससे कट रही है, क्या 11 से नहीं कट रही है। और 11 छंग 66, 4 और 3 7, नहीं कटेगी 11 से, ठीक है, ये तो है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 11 दूनी 22, ये भी नहीं कटेगी। आगे चेक करते हैं, 11 3 33, एक नहीं कट रही है। और 11 चौक 44, 21 है भाई। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, नहीं कटेगी। और किसी से काट के चेक करिए। चलिए आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इसमें से कौन सी अविभाज्य नहीं है। ठीक है, मैं इसको आपके अकॉर्डिंग छोड़ देता हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइएगा कमेंट करके क्या आपके अकॉर्डिंग क्या सही जवाब आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये रहा आपका सवाल, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, नहीं दिखाई नहीं देगा। ये रहा आपका सवाल। पूछ रहा है कि भैया अगर आप एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। बताइए भाई, 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त दे रहा है, हैं? कितनी छूट प्राप्त हुई? देखिए 2 खिलौने मुफ्त मिले, टोटल 8 में से। ठीक है, तो 2 चौको 8, 1/4 की छूट मिली। इसको परसेंटेज में बताना है भाई। टोटल जोड़ दो और कितने खिलौने मुफ्त मिले थे? 2, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 25% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये रहा आपका 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। बताइए जल्दी से 10वां प्रश्न का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पर है 10वां प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब दें आप, क्या आएगा। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये शांत जल में है और 60 किलोमीटर प्रति धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस चली आती है और उसे कुल 9/2 घंटे लगते हैं। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? अरे वाह, उसने कहा मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल इतनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया अगर हम 60 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस चली आती है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर 60 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है, पहले तो धारा के उसमें जाएगी, यानी बोर्ड प्लस स्ट्रीम होगी, और यही 60 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध से आ जाती है बोर्ड माइनस स्ट्रीम से। तो इन दोनों को जो चलने में उसे समय लग रहा है वो 9/2 घंटे लग रहा है। ठीक है, 9/2 घंटे लग रहा है। अब आपको एक चाल उसने बता दी है 30, तो आपको 4.5 घंटे लगना चाहिए। तो ऑप्शन से आप चलिए कि भाई अगर बी का मान हमने 30 मान लिया है तो 30 में एक ऐसा क्या मान रखें ऑप्शन से कि एक आराम से कट जाए। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं 5 तो 35 आएगा, और 35 से अगर इसको हम 15 3 से 15 5 से तो कट जाएगा ना। 5 से 5 सते 35, नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर 15, 15/7 आएगा। और यहाँ पर अगर हम घटाते थे 5, 25 आ जाएगा।
25 आएगा तो 15, 5 से 5 बार में, और 5 से वो 5 से कितनी बार में आएगा, 15 बार में। 7 पना 35 आएगा और 15 कॉमन हो जाएगा, 7 5 12 35 लगभग बनेगा नहीं। ए ऑप्शन हम नहीं ले सकते। बी ऑप्शन अगर लेना है 10 तो 40 हो जाएगा। 40 की स्पीड से अगर तय करोगे तो हमारे पास 6/4 यानी 2 3 दूनी 4, 3/2 आ जाएगा हमारे पास इसका पहले वाले का। और अगर इसमें 10 रखते हैं तो यहाँ 20 बचेगा, 20 से जगह 2 3 6 3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 9/2 बिल्कुल बन जाएगा इसी ऑप्शन से। यानी अगर हम बी धारा की चाल 10 मान लेते हैं, तो नाव की चाल तो पता है ना 30 है, और धारा की चाल आप 10 मान लीजिए, तो पहले जब जोड़ से चलोगे तो ये 30 10 40 से जाएगा, तो इसमें रखोगे तो 3/2 आएगा, इसमें अगर 40 रख दोगे, और इसमें अगर 10 घटा दोगे तो 20, 60/20 मतलब 3 आ जाएगा। तो इन दिनों को जोड़ देंगे तो 9/8 घंटे बन रहा है ना, आराम से बन रहा है 9/2 घंटे। तो यानी ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को इसी तरह आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। घबराएंगे नहीं कि आपको कैसे सॉल्व करना, ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, आराम से प्रश्न को बना पाओगे। चलिए हमने इतने प्रश्न आपको कराए, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगला पेज ये रहा आपका 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, बोर्ड मार्क्स का सवाल है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप देखिएगा, अगर इसको हम भाग करते हैं तो बटे में आएगा ना। देखो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद, नीचे 1 अंक के बाद। तो अगर ये दशमलव कट जाता है तो नीचे 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे ना, तो 729 तो ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1000। इसकी पावर कितनी दी गई है, 1/3 दी गई। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भाग दिया गया है। 81 तो आप जानते हैं कि इसका होता है 0.81 दिया है, आपको पता ही है, इसकी पावर 1/2 है। इधर देखो 3 त्रिको 9, 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.9 के फॉर्म में ही पावर तोड़नी है। अगर ये सॉल्व हो गया तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमको इधर 0.9 के बराबर ही करना है इसे। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 729 किसका क्यूब होता है ये पता करना पड़ेगा। तो 729 जहाँ तक 9 का क्यूब होता है क्या? बिल्कुल होता है 9 का क्यूब। 9 9 81 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास आने वाला है, यहाँ पर 9/10 आने वाला है, ये आ गया। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 81 वाले को, तो 81 वाले में 0.9 आएगा दोस्तों बाहर, और इससे भाग करेंगे तो 1/0.9 आएगा, क्योंकि ये 81 उसी का है। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 0 10 से 10 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, पावर तो आंसर तो एक ही बचेगा, एक ही बचेगा। तो यहाँ तो एक बचा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ 1 के बाद आपका मल्टीप्लाई भी तो है, तो 1 में अगर इसका मल्टीप्लाई भी करते हैं तो मल्टीप्लाई तो 0.9 ही आने वाला है। तो इसीलिए 0.9 की पावर में क्या दिया गया है, 5। ध्यान से देखिएगा, इधर 5 दिया गया, और इधर कितना दिया है, इधर तो कुछ दिया ही नहीं, 0.9 की पावर 3 हो। तो इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये बराबर में आएगा 0.9 की पावर (+3). तो इनको बराबर करने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तभी तो बराबर आएगा। इसका मतलब है इसका ऑप्शन जिसमें 2 आ रहा होगा ना, वही इसका सही जवाब है। देखिए इसमें आ रहा है बी ऑप्शन में 2, यानी राइट उत्तर है आपका बी ऑप्शन। मैंने आपको बता दिया, आप लोग सलूशन देख सकते हैं इसका, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा इसका सलूशन, पूरा सलूशन आपके सामने है, थोड़ा सा छोटा है बट आपका सलूशन पूरा सामने है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे 12 नंबर क्या पूछा गया है, ये रहा 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये में चिन्हित की गई थी, तो वह कितने प्रतिशत की छूट की पेशकश कर रहा है, जल्दी से बताएं। भाई 1250 में एक वस्तु को बेच रहा है, लेकिन 1500 रुपये उसमें चिन्हित है,
तो आपको बस ये करना है कि 1500 में से 1250 घटा देना है। जैसे ही 1250 घटाएंगे छूट आ जाएगी, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2। 250 रुपये की छूट प्रदान की गई है, कितने में से? 1500 में से। 250 की छूट प्रदान की गई है 1500 में से, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 से काट दीजिए, 15 एकम 15, यहाँ पर बच गया कितना? 5 5 10, 15 है ना, 15 75, 15 75, 15 छक्का 90, यानी 16 पॉइंट। अब कुछ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 16.67 आएगा, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। 16.67 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपकी स्क्रीन पर इसका सही जवाब लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसका प्रश्न नंबर 13वां है, आप देख सकते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल 3 आता है? ये बताना। 13 का सबसे छोटा गुणक, ठीक है ना। 4 5 6 से 7 से डिवाइड करने पर भैया उसका जो प्रत्येक बार शेष 3 आएगा, आपको ये देखना है। तो भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, एलसीएम तो 4 पंचे 20, 20 6 दूनी 12 120, 12 सत्ते 84, लगभग 800 कुछ आएगा। उस 800 कुछ आएगा, उसमें 13 का मल्टीपल ढूंढना है। 13 का मल्टीपल क्या आना चाहिए? 13 से मल्टीप्लाई 3 शेषफल। तो इसको सबसे अच्छा करने का तरीका ये है कि हम 4 5 6 7 से डिवाइड करके ही देख लें। अगर इसको 4 से पहले ऑप्शन में डिवाइड करते हैं तो 4 नहीं 36, एक बचा, 4 चौको 16, 17 4 पंचे 20, शेषफल आएगा ही नहीं, पहला ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अगला चेक कर लेते हैं, 4 नहीं 36, एक बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एक बचा तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 चौको 16, 16 17 18 2, 4 पंचे 20, 3 शेषफल बचा है। अब ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें 3 शेषफल आ रहा है। अब 5 से डिवाइड करिए तो 5 सते 35, 36 37, 2 बचा, 5 पचम 25, 3 बचा, 5 छक्का 30, इसका मतलब इसमें भी 3 आ रहा है। 6 से डिवाइड करिए, 6 छंग 36, 1 छत्रिक 18, इसमें भी 3 आ रहा है। इसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पना 35, 7 पना 35, 36 37, 2 7 चौक 28, इसमें भी 3 आ रहा है। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा कंडीशन ये है कि सबसे छोटा क्या होगा? 13 का गुणज। देखो ये 13 से तो कट जाएगा ना, आप देखो 13 से कट रहा कि नहीं। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 7 4 11, 118 हो गया। 13 सत्ते के 13 अट्ठे 104, 13 नहीं 117, एक बचा, 13 एकम 13, पूरी तरह से कट रहा 13 से। लेकिन 13 एकम 13 और 13 7 5 12, 112, 13 अट्ठे 104, 13 से कटेगा ही नहीं, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। इसके बाद इसको देखो, 13 एकम 13, तो अगर 13 एकम 13, 7 5 12, 122, 13 अट्ठे 104, 13 117, 117 3 5 117 हो गया, ठीक है, 117 हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि 13 एकम 13, 7 5 12, 101, 7 5 12, 122 बचा, 13 नहीं 170, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 अट्ठे 104, 13 नहीं 117, 3 2 5 13 चौक 52, यानी ये 13 से कट रहा है, तो ये छोटा भी है। तो इसको मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ 4 5 6 7 8 से, क्योंकि ये भी तो आंसर हो सकता है। 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, एक बचा, 4 3 12, भैया 2 शेषफल आ रहा है, ये गलत है क्योंकि उसने कहा है 3 शेषफल आना चाहिए, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन बी ही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही प्रश्न का आपका जवाब होगा। क्लियर है? ये रहा आपका प्रश्न, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे डिवाइड करके देख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। अब हम अगले पेज में चलेंगे। ये रहा आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14, ये रहा प्रश्न नंबर 14, ठीक है। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 की बात हम लोग कर रहे हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया है। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 प्राप्त हुआ हो तो धनराशि क्या है। बहुत ही सवाल सही है, क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस सेट करा रहा था मैं, तो आपको लगा होगा कि ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है कई बार सवाल। तो देखो, किसी धनराशि का अगर 2 वर्षों के लिए 4% है
तो 2 वर्षों के लिए 4% लगा दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, 8% हो गया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहिए बस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहा है इस 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए 6% है। तो भैया अगला जो 4 वर्ष आएगा उसके लिए 6% है, 8 छंग 48, नहीं 4 छंग 24, 24% ये हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद उसने कहा इससे अधिक समय के लिए 8% है और 9 वर्षों में कुल लिया गया है। तो देखो 4 2 6 साल तो यहीं बीत गए, अब बचे कितने, 3 साल। तो ये 3 साल के लिए ब्याज लगेगा वो 8% लगेगा, यानी 8 त्रिक 24, ये भी हो गया, 24% ये भी लगा। तो 24 24 48, ठीक है। और 48 और 8 कितना हो गया, 56। तो टोटल 56% ब्याज आपको मिला है, जो कि आप किसके बराबर दिया है, 1120 के बराबर। 56% किसके बराबर है, 1120 के बराबर है। आपको दिख रहा है कि 56 से 2 बार में ही कटेगा, यानी 1% की वैल्यू आपको दी गई है 20 रुपये। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस 100% की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें 100 का गुणा कर दो, मतलब है कि ये आ गया आपके पास कितना जवाब, 2000 रुपये। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 2000 रुपये। समझ रहे हैं, 2000 रुपये बिल्कुल सही उत्तर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने रहा 15वां क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका देखिए। रोजगार RWA का मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैथ कितनी शानदार आती है। यूपी पुलिस में हल्के में मत लीजिएगा इसे, ठीक है। और ये इसी तरह मैं आपको हर रोज़ एक मॉक टेस्ट का एनालाइज करवाया करूँगा, जीके का भी और इसका भी। तो आप लोग अपनी मॉक टेस्ट में तैयारी भी करते रहिए, आप बनाते रहिए प्रश्नों को कि कैसे बना पाते हैं, ठीक है। A, B तथा C बल्लेबाज है। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात A/B बराबर 5/3 है, B/C बराबर 4/5 है। उन सभी के कुल 564 रन हैं, तभी B द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या है, मतलब रन क्या है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। A और B, देखो मैं क्वेश्चन में ही आपको बता सकता हूँ। A और B जो है 5:3 है। इसके बाद B और C जो है वो आपके 4:5 हैं। तो ध्यान से देखोगा, बी दोनों में बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए ये बी वाली वैल्यू जो 4 है इन दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, और जो ए बी वाली वैल्यू इधर है 3, ये इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपकी बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो जैसे ही इसको करेंगे तो देखो 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, इधर तो देखो 4 तियाँ 12 ही बराबर हो गया ना बी, और 5 सी का आ जाएगा 5 तियाँ 15। तो ये हो गया ए का, ये बी का, ये सी का। 5 2 7, 1 1 2 2 4, 47 हमारे हिसाब से ये आ रहा है। 47 सभी के कुल रन 564 हैं, हमारे हिसाब से 47 हैं। तो 564 में आपको 47 का भाग लगाना है, 47 का भाग लगाना है। किसके रन पूछे थे, किसके रन पूछे थे, बी द्वारा बनाए गए रन पूछे थे। तो बी ने हमारे हिसाब से 12 रन बनाए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो इकाई 4 आ रहा है, तो इसको कैसे काटेंगे ये ध्यान से देखना है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कट जा रहा है, लेकिन इकाई से 2 से भी 4 बनेगा, इसमें 7 दूनी 14। और इसके बाद इसमें 5 से नहीं बनेगा, 6 से नहीं बनेगा, 7 से भी नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा, 9 से नहीं बनेगा, 10 से नहीं बनेगा, 12 से बन सकता है। 12 7 84, हाँ 12 चौक 48, 48 और 8 56, बिल्कुल कट रहा है भाई। ये आपका कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। और 12 का गुणा जैसे ही 12 में कराओगे 144 रन जो है बी ने बनाए हैं, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 16, आप लोग देख सकते हैं क्या आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न मैंने प्रतिशत में कराया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। भाई यहाँ पर आपको दोनों का रिलेशन देखना है। आपको नीचे वाला भाग बराबर कर लेना, 5 और 4 को 20 बना लेना है। इसे 5 का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें 4 का, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, क्योंकि नीचे वाला तो 20 बन गया, कोई मतलब नहीं। ऊपर 5 दिया 15, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। 1 किसके बराबर है, 8 के। तो संख्या तो 20 थी ना जब नीचे वाली 20 बनाई, तो 20 से इसमें गुणा कर दो, 8 दूनी 16,
160 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप नीचे वाले हर को बराबर करेंगे क्योंकि वो संख्या मान लेंगे तो ऊपर वाले में भी तो गुणा कराएंगे। अगर ये 4 का इसमें कराया तो 4 चौको 16/20, यहाँ कराया तो 5 या 15/20, तो 20 ओरिजिनल संख्या है तो 16 और 15 में कितने का अंतर है? 1 का। 1 किसके बराबर? 8 के। तो हमको तो 20 का मान बताना था ना, संख्या का मान, तो 20 का गुणा कर दिया, आंसर आ गया। 160 इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हम लोग प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलेंगे। ये अगले पार्ट में हम लोग आ चुके हैं, पेज नंबर 4 में आ चुके हैं। ये रहा आपका अपना सवाल आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। एक भिन्न जिसका हर 30 है, एक भिन्न है जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थित है। ठीक है, तो बताएं क्या है, जल्दी से बताएं। भाई इसने कहा एक भिन्न जिसका हर 30 है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो 5/11 और 7/11 के बीच स्थित है। तो इनके बीच में कौन सी ऐसी भिन्न आएगी, जल्दी से बता दें, इसके बीच में कौन सी भिन्न आएगी। तो इसके बीच में भिन्न लाने के लिए आपको 5/8 को और 7/11 को जोड़ना पड़ेगा। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 11 से करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 11 पचे 55 और 8 सते 56, 55 और 56 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6 5 11, 5 5 10 11, 111। 111/88, 111/88, 111/88 और इसे 2 से करना है भाग, 2 से करना भाग। ठीक है, अब अगर आप 2 से भाग कर रहे हैं तो भाई 1/2 आएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 2 1/2 आ जाएगा, है ना। अब 3 से तो कटेगा नहीं भाई, 3 अट्ठे 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 17 176, हाँ 3 से तो कटना ही रहा। बड़ी समस्याएं ये है कि ये 11 से भी नहीं कट रहा। तो भाई इसके बीच की संख्या कैसे ढूंढें, जल्दी से बताओ। एक काम करते हैं, दशमलव में कर लेते हैं यार, दशमलव से जल्दी आसान होगा। अगर हम 5/8 को करते हैं तो हमारे पास 8 जी दशमलव 8 से करेंगे तो 8 सत्ते 8 चौको 8 पंच 8 छंग 48.6, और इसको करेंगे तो 7 11 छंग 66, ये भी 0.6 ही आ रहा है। और इसके बाद 4 बचा है तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33। इसमें देखो 8 छंग 48, 2 बचा था ना, तो 8 दूनी 16, यानी 62 के बाद 0.62 के बाद भी कोई संख्या आनी चाहिए इसके बीच में। तो अगर इसके बीच की संख्या निकालें तो लगभग कितना आएगा? 3 2 5 6 5 11, 3 2 5 6 5 11, 2 अंक के दशमलव, 2 अंक के दशमलव 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 पंचे 10, और इसके बाद 1 कितना बचा? 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 7 5 आना चाहिए। तो अगर हम 3 से इसको गिना 3 छंग 18, तो ये तो नहीं आएगा। 3 सत्ते 21, हाँ इसमें चेक कर लेते हैं, 3 छंग 18, ठीक है, और 0.6 आ रहा है, 0.6 तो इसके बीच में नहीं आएगा। इसको करेंगे तो 3 छंग 18, और 1 बचा 3 त्रिकोण 9, और फिर से करेंगे तो 1 बचा 3 त्रिकोण 9, 3 3 लगभग आता जाएगा। और इसको करेंगे 3 छंग 18, और यहाँ पर 2 बचा 3 छंग 18, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, और इसका मतलब 0.33 वाला ही सही है, 19/30 सही होगा, क्योंकि आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा दोस्तों, भाग करके देखना ही पड़ेगा। देखो ये 0.62 आ रहा है तो 0.63, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो देखो इसको अगर डिवाइड करते हैं 3 से 3 छंग 18, 0.6 आ रहा है, जो कि 0.6 जो है इनके बीच का मान नहीं है दोस्तों, इनके पहले का मान है। 0.6 जो है बड़ा होगा इनसे। और अगर हम इसको करते हैं तो 3 छंग 18 6 6 आ रहा है, तो 6 6 तो 3 से ऊपर जाएगा, तो ये तो इसके बाहर का हो गया। इसको डिवाइड करें 3 7 21, 0.7 इनसे बड़ा होता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसको 0.6.33 यानी 0 से भाग करेंगे तो 0.633 लगभग आएगा। तो उत्तर नंबर बी सही होगा, 19/30। तो देखिए इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इसका आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा ऑप्शन को। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
18 नंबर प्रश्न आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर सवाल, जल्दी से बताइएगा। उसने कहा एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में तथा 135 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 29 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो भाई एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म में खड़े आदमी को अगर पार करेगी 20 सेकंड में, तो अपनी अपनी लंबाई को पार करेगी। तो उसने मान लिया रेलगाड़ी की लंबाई x थी, x को अगर वो पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, दूरी बटा चाल बराबर, है ना, यानी चाल बराबर दूरी गुणे समय। देखो चाल बराबर होता क्या है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है क्या, तो स्पीड, यहाँ पर आपको एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म खड़े आदमी को 20 सेकंड में तथा 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, क्या एक रेलगाड़ी की चाल पता है आपको? नहीं पता। तो नहीं पता तो चाल तो निकालना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, अपनी लंबाई को, तो समय कितना लगा रही है, 20 सेकंड लगा रही है, ये हो गई। अब यही चाल से, इसी चाल से तो 135 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 135 मीटर लंबे प्लेटफार्म को अगर पार करती है ना, तो वो जो है ना पार करती है ना, तो वो 29 सेकंड में पार कर लेती है। इसी को 29 सेकंड में पार कर लेती है दोस्तों, ठीक है। तो दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी, यानी दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर अगर दोनों की लंबाई जोड़ दें तो यहाँ पर कितना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हो गया 29 सेकेंड में। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। 29x इधर जाएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, 29x ये हो गया। अब इधर 20x इधर घटा दोगे, क्योंकि 20x इधर जाएगा, बराबर कितना होगा वो हम कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर 135 20 गुणा करा लेंगे, यहाँ 9x बचा, और 135 गुणा यहाँ पर 20 हो गया। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 पना 45, और 15 दूनी 30 दोस्तों। 300 मीटर की रेलगाड़ी की लंबाई रही है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो आप। देखिए इसका सलूशन, पहले x मान लिया, 20 सेकंड पार कर रही है, ये भी चाल हो गई। 135 और x की रेलगाड़ी की लंबाई, 135 पुल की लंबाई, दोनों को जोड़ दिया, 29 सेकंड भी चाल, दोनों को बराबर कर दिया। 29 का इधर गुणा होगा 29x, 20 का इधर होगा तो 135 से 20 का गुणा होगा ही, उसको छोड़ देंगे तो 20x इधर आएगा, घट जाएगा, तो 9x बचा। 9x जो है 135 गुणे 20 के बराबर होगा। मैंने गुणा नहीं कराया, सीधे 9 से काट दिया। जब 15 बचा तो गुणा करा लिया, तो 300 मीटर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल बेहतरीन जवाब होगा। चलिए हम लोग जो है 19 नंबर प्रश्न की तरफ आ गए हैं। ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न। बस ज़्यादा दूर नहीं है, हम अपने 20 प्रश्न से ज़्यादा दूर नहीं हैं। आराम से आप लोग बस बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। ऐसा नहीं है कि वीडियो छोड़ के आप लोग भाग जाएं, वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, आपको लास्ट तक बने रहना है। इसके लिए आपके लिए कुछ स्पेशल आने वाला है, तो मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगा। पहले इस प्रश्न का जवाब दें आप लोग। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। क्या यार, क्या प्रश्न है, मैंने कितनी बार कराया इसे, अगर याद हो आपको। तो किसी कार्यालय स्टाफ में 40% महिलाएं, शायद मैंने करवा दिया है रे यार, है ना। किसमें, प्रतिशत में, याद करो आप अपने नोट्स में उठाकर, पूरा एग्जैक्ट प्रश्न आया हुआ है। बस थोड़ा बहुत नहीं कहते हैं यहाँ पर वैल्यू चेंज हो। तो अगर किसी स्टाफ में 40% महिलाएं हैं तो भैया 60% तो पुरुष होंगे, साफ साफ बात है। अगर ये आपकी फीमेल है तो ये हमारे मेल हैं। अब उसमें कहा क्या है कि भैया 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो अगर 70% महिला विवाहित है तो यहाँ पर अगर 70% विवाहित है तो 30% अविवाहित है। इसी प्रकार यहाँ पर 50% पुरुष अगर विवाहित है तो 50% अविवाहित है। उसने कहा ये बताओ कि अविवाहित स्टाफ कितना परसेंट है। तो 50 ये रहा और 30 ये रहा, 50 30 70% ऐसे हैं, यानी 70 लोग हैं। कितने में से अभी तो बताओ, हैं टोटल कितना था, 100%, है ना। उसने अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत पूछा है। टोटल है कितना, यहाँ देखो, यहाँ पर टोटल कितना है हमारे पास 100, और यहाँ भी है 100, समझ रहे हैं। 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तो प्रतिशत कितना आएगा अविवाहित का। तो देखो 30% ये है, और 30
भाई 30 ये है कितने में से, 100 में से, और 40% यहाँ था, आपके सामने देख रहे हो ये। तो अब यहाँ पर हम 30% पहले निकालें, इसका कितना होता है, 12 होता है ना, अगर इसका निकाल देंगे तो 12 यहाँ होता है, 12 अविवाहित हैं, कितने में से, 40 में से। यहाँ 50% निकालेंगे तो 30 हमारे पास ऐसे आएंगे जो कि अविवाहित हैं। तो 12 30 कितना हो गया, जल्दी बताओ, 42 हुआ ना, 30 12 42, 42% हैं कितने में से, 100 में से। तो 42% ही उत्तर आएगा ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भाई इसका 30% अविवाहित निकाल लिया, 12 आते हैं, इसका 50% अविवाहित निकाल लिया, 30 आते हैं, दोनों को जोड़ दो भैया, 100 में से अगर कंपेयर करेंगे 42 को तो 42% ही तो आएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये आपके विवाहित वाले हैं, क्लियर। चलिए आपका ये भी प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न इसके बाद है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीजनिंग आने से पहले ये रहा आपकी स्क्रीन पर लास्ट सवाल, 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा आपका 20 नंबर प्रश्न, जल्दी से बताएं, 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल वर्ग के 55 रुपये सम्मिलित हैं। उसमें सिक्के जो हैं क्रमशः 1 2 3 के अनुपात में हैं। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, ये एक लास्ट सवाल है, आप लोग इसका जवाब दीजिए और फिर मैं आपको रीजनिंग के 5 सवाल होमवर्क दूंगा। जल्दी से जल्दी बताएं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हम लोग हिंदी के प्रश्न भी करेंगे, अभी इसका जो मॉक टेस्ट हुआ है, कल इसके आगे का पार्ट करेंगे हम लोग, मैथ करा दिया मैंने आज, कल में हम लोग रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, रीजनिंग के बाद हम लोग हिंदी करेंगे। इसी तरह हम लोग एक मॉक टेस्ट को 2-3 दिन में आराम से करते रहेंगे, आपको मज़ा भी आती रहेगी, समझाना भी होता है ना दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है, आप लोग को जवाब देना है। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आएगा इस प्रश्न का जवाब। तो देखिए एक थैला है, एक थैले में अगर हम देखें तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल वर्ग के 55 रुपये हैं। तो भैया 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। तो एक काम करते हैं ना, तो 1 रुपया का सिक्के पैसे ही बना लेते हैं ना, सीधे से पैसे बना लेते हैं। तो 1 रुपया का एक सिक्का है, सिक्के के अनुपात, तो 1 का गुणा करेंगे तो भैया यहाँ पर 100 पैसे ही आ जाएंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो यहाँ पर भी 100 पैसे आ जाएंगे। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर 275 हुआ और 55 को हम पैसे में डिवाइड कर देंगे, तो भैया 275 पैसे बराबर है 55 गुणा 100, यानी 5500 पैसे। अब इसे 11 से काट देंगे कि 5 से काट देंगे, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 11 पचे 55, 500, 25 दूनी 50, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, 20 आ गई। अब हमको बताना क्या है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20 और 2 था ना अनुपात इसका 50 पैसे वाले का, तो 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, पास उत्तर आ गया, 20 दूनी 40, 40 सिक्के हैं 50 पैसे के, ऑप्शन में दिख रहा है किसी, हाँ ये रहा आपका सवाल का जवाब, 40 सिक्के हैं दोस्तों। मज़ा आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपका सलूशन है, आप देख सकते हैं। पहले क्या किया गया, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के, 1 रुपये का एक सिक्के था तो 100 पैसे मैंने उसको बना लिया, 50 पैसे के 2 सिक्के तो 100 पैसे भी आया, 25 पैसे के 3 सिक्के तो 75 पैसे आया, तीनों को जोड़ दिया और 55 रुपये को मैंने पैसे में बदल दिया, 100 का गुणा करा के 275 से काट दिया, 20 बार में कट गया। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात 2 था, 2 का गुणा कर दिया, 40 सिक्के आ गए, बिल्कुल सही उत्तर आ गया आपका। ये रहा सेशन आज का, बताइएगा कैसा सेशन रहा, शानदार रहा क्या। इसी तरह की प्रैक्टिस सेट आप चाहते हो, मॉक टेस्ट रोज़ डेली यूपी पुलिस का ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन कराए जाएं, अगर ऐसा चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और बताइए कि हाँ आप ऐसा चाहते हैं, और आपको ऐसे ही पूरे 20 क्वेश्चन को शानदार सलूशन आपको मिलता रहेगा। और कॉपी में नोट करते रहिए, बना लीजिए एक बेहतरीन सी कॉपी और बढ़िया से नोट करते रहिए। आपको सारे मैथ की, इसमें इतने कॉन्टेक्ट मैथ का पड़ गया कि आप अगर देखेंगे ना तो आपका यूपी पुलिस का पेपर ऐसे ही निकल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही शानदार सेशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं सारे अंकित भाटी यानी RWA के सारे मॉक टेस्ट आपको यूपी पुलिस के सारे टेस्ट करवा दूंगा इसी तरह करके, ठीक है।
और अब आई बारी आपकी होमवर्क की, तो होमवर्क भी जान लीजिए क्या है। देखिए ये रहा रीजनिंग का सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको करने की कोशिश करना, और हमको इसका जवाब चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। मेरे 10 गिनते तक स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो, इसका आपका लेना चाहते हो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। इसके आंसर हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ले लिया होगा। ये रहा दूसरा प्रश्न रीजनिंग का। ये रहा रीजनिंग का दूसरा प्रश्न। उसने कहा यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को BDZBSU लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DOG को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों, ले लीजिए, जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम लोग 2 प्रश्न आपको दे चुके हैं हम। अब आप ये इसके ऑप्शन हैं, देख लीजिए, ऑप्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्या, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। हम लोग तीसरे प्रश्न को आपको दिखाते हैं। ये रीजनिंग का तीसरा सवाल। एक श्रृंखला दी गई है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 1240, 1000 कामा 200 कामा 40 क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। 10 20 15, 10 20 15 और 8 इसके ऑप्शन है। 10 20 15 8 इसके ऑप्शन है। क्लियर। 3 प्रश्न हो चुके। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा आपका सवाल, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपको बताना है, इस यूपी पुलिस का आया हुआ सवाल है, देख लीजिए। ठीक है, आपको बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए ले लिया होगा आपने। और ये रहे आपके ऑप्शन QRST, जल्दी से ऑप्शन ले लीजिए। क्लियर। चलिए ये लास्ट सवाल आज का होमवर्क, ये लास्ट सवाल आपका आज का होमवर्क। 25 नंबर मैंने आपको दिया, 25 नंबर, जल्दी से 25 नंबर मैंने दिया आपको। ये रहा 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर। यदि संख्या 75 24 693 के अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? बढ़ते क्रम में बताया जाए, यानी पहले 2 लिया जाए, फिर 3 लिया जाए, फिर 4 लिया जाए, फिर 5 लिया जाए, फिर 6 लिया जाए, फिर 7 लिया जाए, फिर 9 लिया जाए, तो कौन सा अंक नहीं बदलेगा, वो अपने स्थान पर ही रहेगा। जैसे कि 5 अगर 2 नंबर पे है तो 2 ही नंबर पे रहे, यानी कौन सा स्थान नहीं बदलेगा, ये बताना है। ठीक है, ये 5 प्रश्न आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। पाँचों का जवाब चाहिए मुझे अभी इसी ऑफलाइन वीडियो के अंतर्गत। 5 मिनट के अंदर सभी बच्चे वीडियो का कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तब अगर आप एक जुनूनी हैं, अगर आप यूपी पुलिस की वर्दी चाहते हैं, तो आप इन 5 प्रश्न को, आपको कसम है अगर ये 5 प्रश्न का जवाब आपने नहीं दिया, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने प्रश्न कंप्लीट कर लिया। आपको प्रश्न का जवाब भी आपने देंगे आप। 5 प्रश्न मैंने आपको रीजनिंग के दिए हैं, और ये आपका आज का पूरा हुआ रूटीन। अब हम लोग कल रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम लोग रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करेंगे कल, और जो भी 1.5-2 घंटे का सेशन होगा कल, हम लोग रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करेंगे। फिर परसों जो है हम लोग मतलब का रीजनिंग और जीके और हिंदी सब कर लेंगे। 2-2.5 घंटे में आराम से हो जाएगा। क्लियर है। तो कल इसका मॉक टेस्ट पूरा होगा, क्योंकि मैथ समझाना ज़रूरी था दोस्तों, मैथ को इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा भाई। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल में पहली बार आए हैं। और भाई वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को शेयर करिए, सभी दोस्तों को जोड़िए। कम से कम 15 लोगों को डेली जोड़ दिया करिए, डेली 15 लोगों को वीडियो दिखाया करिए कि बहुत ही मस्त, बहुत शानदार सेशन चल रहा है। 15-20 लोग देखेंगे तभी तो मज़ा आएगी यार कंपटीशन करने में। चलिए ठीक है, हम लोग मिलेंगे कल इसी समय पर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।